हमेशा कभी भी मैं उसको फोन मांगती थी तो फोन दे देती थी, जबकि मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ चैट्स लॉक रखी है। जब घर आती थी तो ऐसे लगता था कि वो उसको कोई परवाह ही नहीं कि वो अपनी माँ के पास आई है, सीधा मतलब आके ना गले लगना जो पहले होती थी चीजें, वो सारी चीजें छूट छूट चुकी थी। तो उन्होंने भी ये समझा दिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारी आध्यात्मिकता के रास्ते में बीच में आ रही है, तो तुमको अगर भगवान को पाना है तो माँ को किनारे करना पड़ेगा। तो मेरे सवाल ये रहते थे कि जो दया धर्म करते हैं वो सतयुग में नहीं जाएंगे, लेकिन इनके ज्ञान के चार शब्द सुन लेंगे वो सतयुग में जाएंगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? उसने लिखा है कि मुझे मेरी माँ से प्रोटेक्शन चाहिए, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। कई रोज पहले हमने एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो जो हमने बनाया था ये बना था आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से चल रहे कथित आश्रमों पर। जिस वीडियो में हमने बताया था कि उनके कथित आश्रमों में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को अवैध रूप से बंधक बनाकर उनका ब्रेन वॉश करके रखा गया था कि एक दिन सतयुग में वो जाने वाली है और भगवान का वो काम कर रही है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित नाम के स्वयंभू बाबा थे, जिसने आध्यात्मिकता का चोला पहनकर सैकड़ों लड़कियों, बच्चियों, महिलाओं की जिंदगी तबाह की थी। हालांकि उनका लक्ष्य था 16,000 महिलाओं का शोषण करना। खुद को भगवान का अवतार बताता था। लेकिन साल 2018 में जब पुलिस की वहां रेड पड़ी तो भाग खड़ा हुआ था। अब इन कथित आश्रमों को उनका एक चेला अमोल कोंकने चला रहा है और वो भी खुद भगवान का अवतार बना बैठा है। हमारा सवाल उस वीडियो में था और आज भी है, क्या वहाँ अभी भी लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है? युवा लड़कियों को बताया जा रहा है कि वो शादी ना करे, बच्चे पैदा ना करे, खुद को बस बाबा के समर्पित करे, यही भगवान का काम है। जब हमने इनके इस कांड पर वीडियो बनाई तो इस नए वाले बाबा अमोल कोंकने और कुछ ब्रह्म कुमारी वालों की ट्रोल आर्मी सामने आई और अपना अध कचरा ज्ञान जो इन्हें पिलाया जाता है वो हमें बताने लगे। ये भी कहा कि वहाँ कोई ब्रेन वॉश लड़की है ही नहीं। पर आज एक माँ सामने आई है, एक माँ जो मूल रूप से तेलंगाना की रहने वाली है और उनकी बेटी भी इनके इस कथित आश्रम की कैद में है। उनकी बेटी भी ब्रेन वॉश है और वो माँ आज पुलिस थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है बस अपनी बेटी को पाने के लिए। आप खुद ही उनसे पूरा किस्सा सुन लीजिए और ये सब सुनकर अमोल कोंकने वाला वो कथित बाबा और उनकी ब्रेन वॉश से ना शायद शर्म से डूबकर मर जाए और वो ब्रह्म कुमारी भी जो आकर हमें ज्ञान दे रही थी वो भी इस किस्से को पूरा सुन ले। सरिता जी नमस्कार, रंग दे बसंती के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरिता जी, हम चाहते हैं कि आज आप वो सब बताएं जो आपने पिछले कुछ सालों में झेला है, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। सबसे पहले तो आप अपना परिचय जरूर दीजिए, आप कहाँ से हैं और क्या करती है? मेरा नाम सरिता शर्मा है और मैं तेलंगाना की रहने वाली हूँ। मैं टीचर हूँ और मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी इकलौती बेटी है, संस्कृति शर्मा नाम है उसका। ऐसे परिवार में तो पेरेंट्स हैं, लेकिन मेरे परिवार की बात अगर किया जाए तो मैं और मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं। आपकी बेटी फिलहाल कहाँ है? मेरी बेटी अभी 20 साल की हो गई है और वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो आश्रम की बात चल रही है उसी में पिछले 2 ढाई साल से वो वहां रह रही है। अच्छा, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वाला अमोल कोंकने का गैंग कैसे काम करता है? आपकी बेटी कैसे इस गैंग के संपर्क में आई और संपर्क में आने से पहले उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। जैसे बाकी सब लोग जो भी मेरी बेटी को देखते थे बोलते थे कि हमको भी ऐसी बेटी चाहिए, मतलब हंसी मजाक में बोलते थे कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं अपने बच्चों को। जैसे मेरी बहनें हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, सब लोग कितना वो मेरा ध्यान रखती थी, कभी मुझे कोई चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। मैं अपनी माँ से दूर थी तो वो मेरी माँ की जगह लेती थी हर जगह, मतलब बिल्कुल बराबर साथ देती थी लाइफ में कि कभी भी मुझे कहीं भी परेशानी ना हो। मतलब हर दिन कोई भी चीज को लेकर अगर मैं परेशान हूँ तो वो हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी और कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान करती थी हर दिन के लिए। और इन लोगों के टच में ऐसे आई कि मेरे कजिन्स हैं, मेरे ताऊ जी की लड़कियां, वो शुरू से ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करती हैं, करती थी जब से हमने उनको जाना है, मतलब बचपन से ही मैंने देखा है। और फिर जैसे जैसे उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उनको उनको एक नशा सा हो गया था कि हम भगवान के शरण में रहेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमको कुछ उनसे प्रॉब्लम नहीं थी, हमको भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो जब भी धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो ब्रह्म कुमारी से निकल के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ी और फिर वहां से और कहाँ कहाँ वो जुड़ती चली गई, हमको उसका बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था।
और जब भी वो हमारे घर आती थी पहले तो ठीक था, कभी कभार मतलब कोई टॉपिक निकलता था तो वो समझाती थी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में या शिव बाबा के बारे में, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो उसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। मतलब वो आई इसी मकसद से आई हैं जैसे घर पे, कि उनको वही बातें समझाना है, वही संदेश देना है कि दुनिया खत्म होने वाली है, सतयुग आने वाला है, और जो इस ज्ञान को समझेगा वही बस सतयुग में जाएगा, बाकी सारे लोग बर्फ में दब के मर जाएंगे। तो जब भी आती थी मतलब वो एक उस बात के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं करना है उनको। और मेरी बेटी थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ झुकी हुई थी, उसको भगवान से बचपन से मैंने भी उसको सिखाया कि भगवान की बातें, कुछ झूठ नहीं बोलना, अच्छे काम करना, कुछ गलत काम करेंगे तो भगवान मतलब उसकी सजा देंगे, ऐसे ये सारी चीजें मैं बचपन से उसको सिखाती थी। और लेकिन उसके मन में नए नए सवाल पैदा होते गए कि मैं मतलब अभी तो छोटी हूँ लेकिन मैं पहले कहाँ थी, कहाँ से आई हूँ, और हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसे सवाल उसको हमेशा मतलब परेशान करते थे। और वो मुझसे पूछती थी तो मेरे पास उतना पक्का जवाब उसके पास उसको समझाने लायक कुछ था नहीं। लेकिन ये दीदी लोग जब भी आती थी घर पे तो इनका यही सारा ज्ञान रहता था कि पिछले जन्म 84 जन्म की बात करते थे, तो मुझे लगा कि हाँ, घर की ही हैं बहनें, तो इनसे अगर जोड़ूंगी तो ये जो भी सवाल पूछेगी उसका जवाब ये लोग दे पाएंगे शायद, और मैं थोड़ा सा मतलब सटीक जवाब वो दे पाएंगे। और वो उनकी बातों को सुनते सुनते इतना ज्यादा उनमें घुल मिल गई कि उनके अलावा मेरी बेटी को भी अब कुछ नहीं सूझने लग गया था। तो सब लोगों ने कहा कि ये किस तरफ जा रही है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, लेकिन मुझे ये था कि मैं ध्यान देती थी, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैं जब ध्यान देती थी मुझे समझ में आता था कि ये भगवत गीता के श्लोकों की बात करते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं, उसके अलावा दूसरा कहीं मतलब डाइवर्ट होने वाली, जो इस उम्र में बच्चे डाइवर्ट होते हैं, ऐसी कोई बात मुझे दिखती नहीं थी। तो मैं निश्चिंत थी कि ये बहनें घर की हैं, मैं उनके साथ पली बड़ी हूँ, एक ही घर में हम लोग पले बड़े हैं, तो कुछ गलत हो रहा है जैसे मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। आपको पहली बार कब लगा कि आपकी बेटी किसी तरह के मानसिक या वैचारिक प्रभाव में आ गई, और आपने अपनी बेटी के व्यवहार में उस समय क्या क्या बदलाव देखे? शुरू से बेटी जब से मतलब समझने लग गई थी, वो मेरे अलावा किसी और के साथ रहना पसंद भी नहीं करती थी। मतलब वो इतना ज्यादा मुझसे चिपकी हुई रहती थी कि कहीं भी मुझे जाना है तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती। अगर उसको छोड़ के जाना है 1-2 घंटे के लिए भी तो पहले मैं उसको समझाऊं कि मैं इतनी देर में आ जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी। बहुत देर तक समझाना पड़ता था, मतलब कि अगर एक दिन के लिए भी कहीं बाहर जाना है कोई काम से तो उसको एक दिन पहले शाम को बैठा के 3-4 घंटे समझाना पड़ता था। और उसका ये था कि मतलब क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो आप एक दिन के लिए भी, मैं आपको एक दिन क्या एक टाइम के लिए भी छोड़ के नहीं रह सकती, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बस एक कमरे में बैठे रहें। बाकी अगर आपको लगता है कि मतलब आपको कमाई करना है, जैसे मैं ससुराल से अलग हो गई, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी, तो उसका ये था कि मामा कमा रहे हैं, आपको खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसों की जरूरत है तो आप अपने फ्रेंड से ले लेना, लेकिन आप मुझे नहीं छोड़ना, आप हमेशा मेरे साथ ही रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, ये उसकी थिंकिंग थी शुरू से। लेकिन जब इन लोगों से जुड़ा तो फिर उसकी छोटी छोटी मांगे आने लगी कि मैं मौसी के घर चली जाऊं, मैं मौसी के साथ वहां सेंटर पर चली जाऊं, ऐसे धीरे धीरे वो पूछना चालू कर देती। तब मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई कुछ मतलब ये मुझसे कट रही है जैसे, क्योंकि मैं खुद ये चाहती थी कि मुझसे इतना ज्यादा चिपकी न रहे, अब थोड़ा सा बाहर की दुनिया से भी घुले मिले, दोस्त बनाए अपने, और बाकी लोगों से कम्युनिकेट करना सीखे। तो मैंने खुशी खुशी उसको मतलब कहा कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो मैंने उसको मौसी के घर भेजना या फिर ऐसी चीजें मना नहीं किया। फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा उस तरफ झुकाव होने लग गया उसका, और पता चला कि सेंटर्स जाना है उसको, और धीरे धीरे ये समझ में आया कि उसको सेंटर्स जाना है, झूठ बोल के जाना है कि ये यहाँ पर ये मीटिंग है या फिर ये फ्रेंड है, इससे किताब लेने जानी है, ऐसे उसके बहाने चालू हो गए थे। उसको ये सिखाया जा रहा था कि तुम मतलब कुछ भी अगर माँ से झूठ बोलती हो तो वो झूठ नहीं कहलाएगा, क्योंकि तुम भगवान के कार्य के लिए कर रही हो, तो इसको युक्ति बोलेंगे, युक्ति से काम करना है। तो फिर मतलब हर बार इतनी भयंकर जिद रहती थी कि उसकी कि वो मुझसे सवाल करती थी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, आप बताओ जो आप मुझे मना कर रहे हो। तो मुझे मेरे पास जवाब ही नहीं रहता था, क्योंकि वो भगवत गीता के श्लोकों की ही बात करती है और भगवान की ही बातें करती है। तो मैं मजबूर हो जाती थी उसको भेजने के लिए। लेकिन ये कभी मेरे दिमाग में आया नहीं कि ऐसा भी कोई मतलब कोई चीज हो सकती है जो भगवान के नाम पर ऐसे कल्ट एक्टिविटीज जो करें, कि अपना अपने आप को ही भगवान घोषित करें, और ये चीजें हो सकती है, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था।
मैंने कहा बस लड़कों से ये बात नहीं करती है जो इस उम्र में ज्यादा रिस्क उसी चीज का होता है। तो हमेशा कभी भी मैं उसको फोन मांगती थी तो फोन दे देती थी, जबकि मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ चैट्स लॉक रखी है और वहां के लोगों के नाम अपने फ्रेंड्स के नाम से सेव की है, वहां और टीचर्स के नाम से सेव की है, जिस पर मैं शक भी नहीं कर सकती। और जो खास लोग हैं वहां के, उन लोगों के तो चैट्स लॉक ही रहते थे। तो लॉक है इस बात का भी मुझे ये मतलब इतना टेक्नोलॉजी में समझती नहीं थी जो आजकल के बच्चे समझते हैं। तो उसने लॉक ही रखा था और आराम से फोन दे देती थी, फिर पूछती थी मुझसे कि क्या कहाँ मैं गलत कर रही हूँ आप बताओ। तो फिर धीरे धीरे मैंने परमिशन दिया, लेकिन मुझे तब थोड़ा सा अटपटा सा लगने लग गया था कि ये कुछ गलत तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अजीब सा मुझे फील होता था कि बेटी ज्यादा टाइम जो मुझसे स्पेंड करना चाहती थी, मेरे साथ स्पेंड करना चाहती थी, मैं मेरे लिए वेट करती थी, वो चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो अब चाहती है कि मुझसे ज्यादा मतलब मैं अपने काम में बिजी रहूं और वो अपने काम में बिजी रहे, और जब मैं फ्री हो जाऊं तब बुलाऊं तो वो आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें भी कम होती गई कि मैं उसको बुलाऊं कि कितना टाइम और लगेगा, फिर वो बहाने करती थी कि अभी इतना टाइम लगेगा, मैं आ रही हूँ, जरूरी काम है, आप देख रहे हो स्कूल का होमवर्क कितना होता है जो। और फिर मुझे इधर के श्लोक भी याद करना है, इधर श्लोकों का ऑनलाइन टेस्ट भी देना है। फिर ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट वो देते थे तो इसका इसके नंबर फिर मतलब इसकी तारीफ भी होती थी कि अच्छे से तुमने उसका विश्लेषण किया है, सारी बातें। तो फिर उसको इंकरेजमेंट मिलने लग गया था उनकी तरफ से कि बहुत अच्छा कर रही हो और बहुत आगे जाओगी, बहुत कम उम्र में बाकी लोगों की तरह ना करके तुम भगवान के रास्ते पर आ रही हो तो बहुत आगे जाओ। तो उसको बहुत इंकरेजमेंट फील होता था ये सारी चीजें करने में। अच्छा, आपकी बेटी ने कब आपसे दूरी बनानी शुरू की थी, और वो दिन कैसा था जब आपकी बेटी आपका साथ और घर छोड़कर चली गई? दूरी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ने लग गई और फिर मैं इस हद तक पहुंच गई बात कि मैं अकेलापन महसूस करने लग गई थी घर पे कि बेटी मेरे साथ है, घर पे ही है, लेकिन घर पे रह के भी वो घर पे नहीं है। इससे अच्छा मुझे लगता था कि वो अगर हॉस्टल में रहती तो हॉस्टल का मतलब मुझे ये कम से कम लगता था कि हॉस्टल में है इसलिए मैं अकेलापन फील कर रही हूँ, लेकिन वो घर में रहती, अपने कमरे में बंद रहती, लैपटॉप चलाती, फोन चलाती, और उसके अलावा मैं कितनी बार आवाज दूं तो हाँ आ रही हूँ, हाँ आ रही हूँ करते करते घंटों लगा देती थी। फिर अगर मैं जाके देखूं तो फिर उसके टैब्स दोनों तरफ खुले रहते थे, एक तरफ स्कूल का काम, एक तरफ इनका काम, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग वगैरह इसको सौंप दिया गया था। तो वो सारा काम करती थी। जब मेरी बहनों ने एक अमोल कोंकणे करके जो वकील है वीरेंद्र देव दीक्षित का, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। और मेरी बेटी पहले दिन जब उनसे बात की तो बड़ी खुश थी कि मतलब किसी दूसरे से उसने बात की है, ऐसा नहीं कि कोई उसकी उम्र की लड़कियां हैं उनसे बात की है, किसी बड़ी इंसान से बात की है, जो खास इंसान है, जो एक वीआईपी है, उससे बात की है करके वो बड़ी खुश थी कि पता है आपको, मैं क्योंकि मैंने हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात की है आज, और वो मेरी बहुत तारीफ किए हैं और उनके ज्ञान का काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, भगवान का काम कर रही हूँ करके वहां से शुरुआत हुई। और धीरे धीरे वहां से इसमें बदलाव बहुत तेजी से आने लग गया कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि चल क्या रहा है। अच्छा, कितनी एज थी तब आपकी बेटी की? 16 साल की उम्र थी जी। अच्छा। तो उस समय बहुत तेजी से बदलाव आने लग गया, और जिस दिन उसने बात की उसके पहले से मतलब जानती थी कि ये कोई वकील है करके मेरी बहनों ने बताया। लेकिन बात करने के बाद उसी दिन उसने एक मीटिंग रखी उनके सारे ग्रुप मेंबर्स की, और उस मीटिंग में खास करके मेरी बेटी को मतलब एड्रेस करके वो बोल रहा था कि आप संस्कृति, आप बताओ क्या है, मतलब आपका विचार क्या है, ये इसको कैसे करना चाहिए, आप इस ग्रुप की खास मेंबर हो तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मायने रखता है। तो मेरी बेटी को बहुत अलग से स्पेशल फील करवाना शुरू कर दिया था उसने। फिर मीटिंग के बाद मेरी बेटी बोलती है, देखा आपने कि मैं मतलब मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं खास मेंबर हूँ इस मीटिंग की, इस ग्रुप की, और ये मेरी भी बातें सुनते हैं और मैं जो बोलती हूँ उस हिसाब से करते भी हैं। तो अब मैं इसमें जुड़ूंगी और इसके साथ काम करूंगी। तो इसको धीरे धीरे काम देना शुरू कर दिया, यूट्यूब वीडियोस एडिटिंग करना, और फिर जो और मेंबर्स हैं उनको उनके थ्रू इसको सिखाना, और फिर ये बहुत अच्छे से सीख रही है करके तारीफ करना, फिर इसको काम सौंपना कि आप और भी मेंबर्स को सिखाओ करके, फिर ये पूरा टाइम अपनी पढ़ाई, खाना पीना, सोना सब कुछ छोड़ के लगी रहती थी उसी में कि मुझे उनको सिखाना है, आज वो काम करना है, आज ये काम दिया हुआ है, आज ये एडिटिंग करना है, इसमें वॉइस ओवर करना है, सारी चीजें उसी में फंसते जा रही थी धीरे धीरे।
फिर मैंने कहा तू कर क्या रही है, तू भगवान का नाम ले रही है और भगवान का काम कर रही हूँ बोल रही, तो बोलती है कि ये भी एक सेवा, जो जो जैसी सेवा कर सकता है उनको वैसी सेवा करनी है, तो मैं ये काम कर सकती हूँ, इसमें मैं परफेक्ट हूँ, तो ये सेवा मुझे सौंपी गई है, तो मुझे ये सेवा करनी है। तो ये धीरे धीरे पहले तो खुशी से करती थी, लेकिन बाद में उधर से दबाव आने लग गया कि आज की सेवा रिपोर्ट दो, आज कितना तुमने काम किया। मतलब वो 4-5 पॉइंट्स जब तक बना के ना बता दे कि मतलब वो 4-5 पॉइंट्स ऐसे होते थे कि दिन भर में 8 घंटे कम से कम लगाओ तो इतना काम होता है। और कभी उसको स्कूल का होमवर्क का दबाव रहता था, किसी टीचर से डांट पड़ जाती थी या मैं उसको डांट देती थी, तो वो कर नहीं पाती थी, तो उधर से उसको मतलब दबाव आता था कि आज काम नहीं हुआ, कब तक करोगी। फिर वो आधी आधी रात तक बैठ के काम करने लगी थी कि जब उसने अगर बोला कब तक दोगी तुम ये काम, कब तक कंप्लीट करके दोगी, ऐसे सवाल होता था। मतलब अमोल को नहीं खुद पूछता था मेरी बेटी से कि आज, मतलब डांट भी देता था कि ये काम आज होना था अभी तक नहीं हुआ, कब तक करके दोगी। मतलब उसके आगे 50 एक क्वेश्चन मार्क लगा के भेज देता, और मेरी बेटी उसको रिप्लाई करती थी अभी 9 बजे तक कर दूंगी भाई जी, और एग्जैक्टली 9 बजे भाई जी हो गया करके उसका रिप्लाई आता था। तो मैं समझ ही, मतलब ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली जब बेटी घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन उस समय मुझे लग रहा था कि कुछ अटपटा सा हो रहा है और मैं अकेली हूँ घर में उसके साथ। मैं जज भी नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी बेटी सही रास्ते में जा रही है कि कहाँ गलती हो रही है। और बहुत देर तक अगर मैं ध्यान दे के देखूं तो वो घुमा फिरा के वही रहता था कि मैं भगवान की मुरलियां पढ़ रही हूँ, भगवान का ज्ञान सुन रही हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ कुछ गलत कर रही हूँ। आप भी तो यही चाहते हो कि हम दोनों भगवान के रास्ते में जाना चाहते हैं, आप मुझे बचपन से भगवान के बारे में समझाए हो, सिखाए हो। तुम गलत, आपने जो सिखाया कि झूठ नहीं बोलना या किसी मतलब किसी का नुकसान नहीं करना, तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो क्या गलत हो रहा है। तो मेरे पास जवाब ही नहीं रहता था। ऐसे करते करते आधी रात तक वो लगी रहती थी। कभी मतलब आधी रात को मैं, रात को सोते समय मैं उसको बुलाती थी कि चलो सोते हैं, तो मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, आप सो जाओ, ऐसे करके लगी रहती थी। फिर कभी आधी रात को उठ के देखती थी तो वो चटाई पर पड़ी रहती थी, लैपटॉप चालू रहता था, और मतलब थक हार के नींद आ चुकी होती थी उसको, बैठे बैठे ही ऐसे मतलब एक तरीके से भी नहीं सोती थी। फिर मैं उसको सीधा लेटा के उसके सर के नीचे तकिया रख के उसको उड़ा के लैपटॉप बंद करके जाती थी। फिर सुबह उठती थी देखती थी तो वो फिर से लगी हुई है, कि मतलब मेरे उठने से पहले ही वो लगी हुई है। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। फिर मैंने उससे कहा कि तू भगवान का काम कर रही है, मुझे कहीं से लग नहीं रहा है, क्योंकि तू ना तो मतलब कोई किसी की मदद करने वाली बात यहाँ हो रही है, किसी के पर दया धर्म दिखाने वाली बात नहीं हो रही है, बस लैपटॉप का काम करना, उनके वीडियोस एडिटिंग करना, ये भगवान का काम कैसे हो सकता है। और ये ऐसे ही, और जो भगवान का काम अगर कर रही तो माँ से जुड़ाव ज्यादा होना चाहिए, हम दोनों का रिश्ता और मजबूत होना चाहिए, जो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा, मुझे गलत हो रहा है ये समझ में आ रहा है क्या, भले ही ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या गलत हो रहा है, तो मैं ये सारा बंद करवा दूंगी। तो एक दिन मैंने लैपटॉप लेके रख लिया कि तू स्कूल का काम भी नहीं कर रही है, स्कूल की टीचर शिकायत कर रही है कि होमवर्क नहीं कर रही है या ये सारी बातें, तो मैं दूंगी नहीं। फिर एक दिन मैंने उसका फोन और लैपटॉप लेके रख लिया। तो फिर 2 दिन तो वो चुप रही, 2 दिन किसी से उसने बात भी नहीं की। फिर जैसे ही मुझे ही लगा कि मैं बहुत ज्यादा सख्ती दिखा रही हूँ कि अपनी बेटी की तरफ, कि मतलब एकदम मासूम है और वो गलत क्या कर रही है, तभी मैं अपने आप से सवाल कर रही थी कि क्या गलत हो रहा है। फिर 2 दिन तक वो चुप रही, तो फिर मैंने उसको फोन लैपटॉप दे दिया और तुरंत सारे सब लोगों के पास मैसेज पहुंच गया। चाहे मुझे इस बात का आइडिया भी नहीं कि उसने मेरे फोन से सबको इन्फॉर्म किया, जैसे मेरी बहनों का तो नंबर था ही मेरे पास, तो एक को अगर उसने इन्फॉर्म कर दिया तो सब तक खबर पहुंच जाती थी कि यहाँ पर मतलब थोड़ा सा बंधन है। और उनका कोड वर्ड रहता था कि माँ अगर मतलब मना कर रही है, डांट रही है, तो इसको बंधन बोला जाता था, कि मैं अभी बंधन में हूँ। मतलब अभी माँ मुझे परमिशन नहीं दे रही है, ये बताने के लिए कि अब मैं फ्री होंगी तब काम कर पाऊंगी, तब तक नहीं कर पाऊंगी, तो बंधन में हूँ, बंधन में हूँ। और उधर से दबाव आते ही रहता था कि काम कब करोगी, सेवा रिपोर्ट कब दोगी, आज की सेवा रिपोर्ट क्या है, आज तुमने क्या काम किया, अभी तक ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो फिर ये बंधन से अब इसको भी छुटकारा चाहिए कि मेरी माँ जब मुझे फ्री करेगी तब मैं ये काम करके दूंगी, तब मेरी फिर से तारीफ होगी, तब मैं मतलब सेवा करी हूँ, जैसे भगवान के सामने भी ये साबित हो जाएगा कि सेवा की हूँ करके। तो इसका पद आगे जाके सतयुग में बढ़ेगा। इनका ये कहना था कि अभी कलयुग का अंत समय चल रहा है और हमको बहुत तेजी से काम करना है, और हम जितने ज्यादा घंटे हम सेवा करके दिखाएंगे, उतना ऊंचा पद हमको मिलेगा। और
मतलब उनका ये कहना है कि सारी दुनिया वाले इन्हीं के पास आएंगे, इन एक जो 8-10 लोग हैं इन्हीं के पास आके ज्ञान की भीख मांगेंगे कि हमको ज्ञान दो, हमको पुरुषार्थ करना है, हमको भी सतयुग में जाना है करके। अभी कल ही का एक वीडियो देखा मैंने अमूल कंपनी का, उसमें वो ये बोल रहा है कि देखना कि लास्ट में सब लोग अभी परिवार वाले जो डांट रहे हैं आपको, आप उनकी बातों में आ गए तो आप नुकसान में रह जाओगे, क्योंकि परिवार वाले फिर आगे चल के उनको जब समझ में आएगा कि यही असली ज्ञान है, वो आपको ही सुनाएंगे कि आपको तो ज्ञान समझ में आ गया था, आपको तो भगवान का समझ में आ गया था, फिर आपने हमको क्यों नहीं समझाया, आप हमारी बातों में क्यों आ गए, हम तो अज्ञानी थे तो हम बोल दिए, लेकिन आप तो ज्ञानी थे तो आपको हमको समझाना चाहिए था, ना कि हमारी बातों में आना चाहिए था। यानी अमोल कोंकने सतयुग का ठेकेदार है, जिसे वो चाहेगा सतयुग में जाएगा। उसका बलात्कारी गुरु वीरेंद्र देव अब सतयुग में पहुंच चुका है या नहीं, कहीं गेट के बाहर खड़ा है। अमोल कोंकने को एक बार आकर ये भी बता देना चाहिए। जो इनका ज्ञान समझेंगे वही सतयुग में जाएंगे, और जो मर चुके हैं, इनका ज्ञान समझे बिना मर चुके हैं, उनकी आत्माएं भटकती रहेगी, और जो जिंदा लोग हैं उनके शरीर में प्रवेश करके आत्माएं ज्ञान सुनने की कोशिश करेंगी, क्योंकि शरीर की जरूरत होती है सुनने के लिए। तो इनका कहना है कि जो ज्ञान सुने हुए रहेंगे वो तो फ्री रहेंगे, उनको कोई अटैक नहीं, कोई आत्मा अटैक नहीं कर पाएगी, लेकिन जो ज्ञान सुने हुए नहीं है उनके शरीर में 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी, तो उस शरीर को कितनी तकलीफ होगी आप ये समझो। अच्छा, फिर वो दिन कब आया जब आपकी बेटी घर छोड़कर चली गई? मेरी बेटी जब उनके ज्ञान को पूरी तरह मतलब उनके हिसाब से समझी है, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि यही मेरा अंतिम लक्ष्य है कि मुझे भगवान को पाना है। उसका हॉस्टल मतलब कॉलेज 30 किलोमीटर दूर था घर से, तो मैंने कहा कि मतलब रोज आना जाना, सुबह 7 बजे निकलती थी, रात को 7 बजे पहुंचती थी, फिर कॉलेज का काम, ये सारा काम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो मैंने कहा कि तुम हॉस्टल में रहो, फ्रेंड्स भी रह रही है, तो वीकेंड में घर पर आ जाना। लेकिन उसको ये चीज अब भाने लगी, क्योंकि वहां रोक टोक करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हॉस्टल में रहना उसने शुरू कर दिया। और हॉस्टल से जब घर आती थी तो मैं वेट करते रहती थी कि बेटी हफ्ते भर बाद घर आ रही है, तो बहुत मतलब लाड प्यार, हफ्ते भर का पूरा समेट के एक बार में हम एक दूसरे से लाड प्यार जताएंगे। लेकिन जब घर आती थी तो ऐसे लगता था कि वो, उसको कोई परवाह ही नहीं कि वो अपनी माँ के पास आई है, सीधा मतलब आके ना गले लगना, जो पहले होती थी चीजें, वो सारी चीजें छूट छूट चुकी थी। और बिल्कुल मतलब आई है तो आई है, सीधा अंदर घुस गई है, कोई कोई स्माइल नहीं चेहरे पर, कुछ भी नहीं, अपने कमरे में जा रही है, फिर उसको उसी काम में लगे रहना है। तो ये चीजें परेशान करने लगी थी, और मैं जब सवाल करती थी तो वो इरिटेट होने लगे कि मैं बहुत ज्यादा उससे सवाल जवाब कर रही हूँ। और फिर जब इसने अब डिसाइड कर लिया कि उन्होंने भी ये समझा दिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारी आध्यात्मिकता के रास्ते में बीच में आ रही है, तो तुमको अगर भगवान को पाना है तो माँ को किनारे करना पड़ेगा। तो उसने भी डिसाइड कर लिया था कि घर छोड़ना है, और उन लोगों से बेटी भी पूछने लगी कि मुझे कब निकलना है, तो समझा के रखा गया था उसको कि 18 साल के होने के तुरंत बाद तुमको घर छोड़ना है। तो उसके 18 साल का मतलब 18 साल पूरे होना और कॉलेज के पहले सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होना, ये दोनों साथ साथ हो रहे थे। एग्जाम कुछ पोस्टपोन हो गए थे जो नहीं हुए बाद में, लेकिन उसने 18 साल की होने के दूसरे दिन ही घर छोड़ने का डिसाइड किया था। लेकिन मेरा मन था, उस समय दिवाली का समय था, नवंबर 2023, तो उस समय दिवाली का समय था, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गई थी और मेरी बहनें सब आने वाली थी वहां पर, तो मैंने कहा कि वहां मायके जाना है। लेकिन बेटी का ये था कि मैं यहीं रहूंगी, मुझे कॉलेज का बहुत सारा काम है, मैं यहीं फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे मनाऊंगी, तो मैंने उसके लिए परमिशन नहीं दी। तो मजबूरन उसको मेरे साथ चलना पड़ा, और उसका प्लान जो अगले दिन निकलने का प्लान था वो फेल हो गया था। और उसने सारी तैयारी करके रखी थी कि उसको बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए था प्रूफ के लिए, वो भी उसने तैयारी करके रखवा मतलब जिद करके निकलवा के रखवाया था। मैंने अपनी फ्रेंड से बोल के म्यूनसिपैलिटी से निकलवा के उसको दिया था, और मुझे इस बात का अंदाजा तो था नहीं कि वो किस लिए, उसने कहा कॉलेज में चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं इसलिए। तो फिर पहले तो हम मायके चले गए, वहां 8-10 दिन लगे, फिर आने के बाद उनका प्लान हुआ कि अब इसको निकालना है यहाँ से। और जब मैं मायके गई थी तो मेरी बहनों से मिलना हुआ, और जो मेरी ताऊ जी की लड़कियां हैं, और एक जो दीदी थी वो कुछ मतलब उसी समय 1-2 दिन पहले हैदराबाद में उनका कुछ प्रोग्राम था, तो वहां पर गई थी, और अमूल कोंकणे ने एक नया सिम और एक ड्राफ्ट दीदी को दिया था मेरी बेटी को देने के लिए। और दीदी ने मुझे बताए बिना, मेरी बिल्कुल जानकारी के बिना, जब हम दीदी से मिलने गए उनके रूम में गद्दे के नीचे छुपा के, और मेरी बेटी को मैसेज कर दिया कि यहाँ पर तुम्हारा सिम और ड्राफ्ट रखा है। तो
ले लेना करके। ये चीजें बाद में पता चली थी मुझे। तो उसको नया सिम मिल गया, और उस दिन के बाद के मुझे कुछ भी कम्युनिकेशन क्या हुआ था कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब वो वापस हम लोग आ गए थे अपनी जगह पर जहां मैं काम करती थी वहां पर, वो उसने कहा कि हमारी कॉलेज ट्रिप होने वाली है, तो हम ट्रिप पर जा रहे हैं, पौंडीचेरी जा रहे हैं। और उसने 4,500 मुझसे नगद लिए, और फिर कहा कि 28 नवंबर की बात थी। 17 नवंबर को वो 18 साल की हुई, 17 नवंबर 2023 को। और 28 नवंबर को वो घर से निकली कॉलेज जाने के लिए। तो उसने धीरे धीरे करके, जब उसने अपना दिमाग बना लिया कि मुझे दिल्ली जाना ही है छोड़ के पूरी तरह, धीरे धीरे जब भी वो हफ्ते में वीकेंड पर आती थी, उसने थोड़ा थोड़ा सामान वहां जमा कर लिया हॉस्टल में, जो उसको दिल्ली लेके जाना है। और उस दिन भी बहुत सारा सामान लेके वो घर से निकली। वो निकली थी जब, जैसे हम मतलब कभी भी मैं स्कूल जाती हूँ या फिर वो कहीं बाहर जाती है तो गले लगना और मतलब प्यार जता के एक सेंड ऑफ होता था बड़े प्यार से। उस दिन मैं नहा रही थी तो उसने कहा कि माँ मैं जा रही हूँ, बस करके निकल गई। मैंने कहा कि पहले बताती तो मैं बाद में नहा लेती, तो रुक जा। तो बोली कि नहीं, कॉलेज बस आने वाली है, मैं जा रही हूँ करके निकल गई थी वो अपना सामान लेके। फिर मेन रोड तक पहुंची। वहां पर उसको थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि माँ को छोड़ के जा रही हूँ। रोड के किनारे उसने अपना सामान रखा कहीं पर, और फिर मुझे फिर से कॉल किया कि माँ एक बार नीचे आओ करके। तो फिर गली से फिर पूरी गली में वापस अंदर आई हूँ, और मैं नीचे आई तो उसने मुझे गले लगाया और कहा कि लव यू माँ, आप अपना ध्यान रखना। मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा क्योंकि ये चीजें छूट गई थी, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था ये सब कुछ। तो उस दिन मुझे लगा कि ये बड़े प्यार से आज मिल रही है, क्या बात है। तो बोलती है कि आपकी शिकायत रहती है ना कि मैं आपसे मतलब गले नहीं मिल रही हूँ आजकल और प्यार नहीं जताती हूँ। तो बस ट्रिप में जा रही हूँ, मुझे 4-5 दिन लगेंगे, तो मैं मिल नहीं पाऊंगी आपसे 4-5 दिन तक, इसलिए मैं गले लगाने फिर आई हूँ करके। तो मैंने भी मान ली उसकी बात, और फिर चली गई वो। 2 दिन बाद 1 दिसंबर को वहां से इन लोगों ने किसी लेडी को भेजा, जो हमेशा किसी को लाने ले जाने का काम करती हैं, और वो कोयम्बतूर तक आई। फिर मेरी बेटी ने अपने हॉस्टल से कैब बुक किया, वहां से सामान लेके वो पहुंची रेलवे स्टेशन की। चैट्स में मुझे समझ में आया कि वो लेडी जो छोड़ने मतलब लेने आई थी उसको, उसका चैट था कि मतलब एक जेएफ था जिसमें वो सूटकेस पकड़ के एक छोटा बच्चा निकल रहा है जैसे, और मेरी बेटी उसमें और इमोजी दे रही है कि खुश है जैसे वो भी। इस तरीके से कम्युनिकेशन से मुझे समझ में आया कि आज ये दोनों साथ में निकले हैं इस दिन। तो कैब करके पहुंची वहां पर। फिर वहां से वो लोग गए कि वो जो ड्राफ्ट मेरी बेटी को दिया गया था, अमोल को, अपने मेरी बहन को जो दिया था उसने, उसमें मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आया, उसमें ये था कि पुलिस स्टेशन में उसको लिख के आना है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। तो एक ड्राफ्ट था, उसने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा, 3-4 लेटर उसके लिखे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ तक पढ़ाई की हूँ, ये मेरा एड्रेस है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और मैं इतने दिनों से ये ज्ञान फॉलो कर रही हूँ, और अब मुझे इस ज्ञान में ही आगे बढ़ना है, इसलिए मैं अपनी माँ को बता के या फिर अपनी मर्जी से घर जा रही हूँ। ओके, यानी फाइनली वो घर छोड़कर चली गई। 2-3 दिन तक मैं लगी रही कि बेटी से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जब भी कॉल करो उसका कॉल या तो पूरी रिंग जाती है या डिस्कनेक्ट कर देती है कॉल। और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि 2-3 दिन में क्यों वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, और रिसीव भी करती थी तो 1 सेकंड की बात करती थी कि मुझे अभी फोन डिपॉजिट करना है, मेरी टीचर मेरे साथ है, तो वो फोन बात करने नहीं देंगी, तो मैं बाद में आपसे बात करूंगी, अभी फोन में चार्जिंग नहीं है, ऐसे बहाने करती रहती थी। तो 3 दिन बाद जब कॉलेज ट्रिप से रिटर्न होना था, तो उस दिन मैंने कॉल किया, तो दोपहर में लगभग 3:30 बजे के आसपास। तो उसने कहा मतलब किसी और दूसरी लेडी ने फोन उठाया था जो उसके साथ थी। तो उसने सोचा कि मतलब मैं ध्यान नहीं दिया होगा कि मैं उसकी माँ हूँ और मैंने फोन किया है, तो उसने कहा कि हाँ माता जी बोलिए करके। और मेरा दिमाग एकदम से सन रह गया कि ये फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई है और ये माताजी वाला शब्द कहाँ से आ रहा है। माताजी वाला शब्द तो ये लोग इनके ज्ञान में यूज करते हैं, इनकी बातों में ये सारे शब्द निकलते हैं। तो फिर मैंने कहा आप कौन बोल रही हैं, मैंने थोड़ा सा कड़क तरीके से पूछा। तो उन्होंने कहा आप कौन। मैंने कहा मैं संस्कृति की माँ बोल रही हूँ, आप बताओ आप कौन। तो तुरंत उसने फोन काट दिया। फिर लगातार मैंने 15-20 कॉल किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मेरी बेटी का मैसेज आता है कि अभी हम हॉस्टल पहुंचे हैं, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर, सामान मेरे हाथ में है, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी, आधे घंटे बाद मैं बात करती हूँ करके। फिर आधे घंटे बाद उसने कॉल बैक किया मुझे,
और एकदम नॉर्मल तरीके से उसने बात की कि कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। तो मैं जिस तरीके से वो बात कर रही है, मुझे बिल्कुल लगा नहीं कि वो हॉस्टल में नहीं होगी, आराम से पहुंच गए हैं, हम बहुत मजे करके आए हैं, यहाँ वहां घूमे हैं, सारी बात उसने बताई। फिर मैंने फोन रख दिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये शब्द तो सुनाई दिया था, ऐसा नहीं कि मतलब मेरे कान में ऐसे ही आवाज आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं बेचैन तो थी, लेकिन बेटी ने जिस तरीके से बात किया उसमें मैं धोखे में आ गई कि बात तो सही तरीके से कर रही है बेटी। फिर रात को मैंने लगभग 10 बजे के आसपास फिर से फोन किया उसको। तो कहा कि नॉर्मल कॉल बात की, फिर नॉर्मली बात करके रख दिया उसने। फिर मैंने कहा वीडियो कॉल कर। तो बोलती है कि यहाँ पर सब लोग फ्रेंड्स सो रहे हैं, मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती किसी को, और लाइट सारी ऑफ है। मैंने कहा बाहर आके बात कर। तो फिर उसने जबरदस्ती वीडियो कॉल रिसीव किया, और मुझे दिखा कि वो हॉस्टल का कमरा नहीं था, जैसा उसका बैकग्राउंड समझ में आ रहा था, तो वो हॉस्टल का बैकग्राउंड नहीं था। तो मैंने कहा कहाँ पर है, तो बोली हॉस्टल में ही हूँ। और फिर मैंने ठीक है करके मैंने फोन रख दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि लोकेशन शेयर कर दो अपना। अच्छा, लोगों को ये झूठ बोलना भी सिखाते हैं और खुद भी बोलते हैं, और बात भगवान की और सतयुग की करते हैं। इनका भगवान अमोल कोंगने भी झूठ बोलता है और इनके भगत भी झूठ बोलते हैं, और ये सबको झूठ बोलना सिखाते हैं और युक्ति बताते हैं उसे। प्यार से सिखाते हैं, ये बोलते हैं कि ये युक्ति है, भगवान के लिए तुम झूठ बोल रही, तो इसको झूठ का नाम मत दो। तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपनी दीदी से बात की, जिनके थ्रू ये उनके टच में आई थी। तो दीदी ने कहा वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, एकदम सात्विक खाना रहता है, और रहन सहन भी बहुत अच्छा रहता है। ये थोड़ा डिसिप्लिन में आगे पीछे रहती है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती है, तो वहाँ ये सारी चीजें सीखेगी और अच्छी निखर के आएगी, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। और तू अगर बताएगी अपने भाई को या पापा मम्मी को, तो फिर वो लोग मना करेंगे, फिर इसको ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं मिलेगा, फिर बाद में तू भी पछताएगी इसके लिए। और ये जैसे चिपकी रहती है, फिर वो ये हमेशा ही रहेगी, फिर तू ये शिकायत करेगी तो कोई बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फिर मजबूरन मुझे अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ा। मैं अपनी बेटी से यही बोल रही थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो वो मुझे उल्टा सिखा रही थी कि माँ ये झूठ नहीं होता, ये युक्ति होती है, क्योंकि आप भगवान के काम के लिए आप बोल रहे हो, इसको झूठ का नाम मत दो। मैं भी अगर कहीं बोलती हूँ तो इसको युक्ति का ही नाम दिया जाता है, ये मुझे समझाती थी। मूल कोंकणी का ये भगवान का मतलब रूप धारण करके या फिर उसमें भगवान प्रवेश करते हैं, ये चीजें तो मुझे जब तक बेटी घर छोड़ के गई और जब तक मुझे वो चैट्स ना मिले, जब तक बाहर से जानकारी ना मिली, तब तक मुझे इस बात का 1% भी अंदाजा नहीं था। उतना उसके बारे में उतना ही मुझे पता था कि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और ये भी आध्यात्मिकता को फॉलो करता है, और इन लोगों के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और इनको गाइड करता है ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। इतना ही मुझे पता था। लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरी बेटी को बहनों ने ये समझाया कि वो अष्ट देवों में से एक है, लेकिन ये बात अगर तू अपनी माँ को बताएगी तो माँ इन चीजों को मानेगी नहीं और सारा बंद करवा देगी। तो जो रहस्य है इसमें के, इस ज्ञान के, वो उन्हीं को पता चलना चाहिए जो इस ज्ञान को पूरा एक लेवल तक समझ चुके हैं, बेसिक कोर्स कर चुके हैं, उन्हीं को समझ में आना चाहिए। लेकिन बेसिक कोर्स तो उनके जोर जबरदस्ती पर मैंने भी किया है, लेकिन उसमें कुछ भी मुझे लॉजिक वाली बातें समझ में नहीं आई। जैसे वो बातें करते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और इन्हीं के ज्ञान को जो फॉलो करेंगे वो आगे जाएंगे। तो मेरे सवाल ये रहते थे कि जो दया धर्म करते हैं वो सतयुग में नहीं जाएंगे, लेकिन इनके ज्ञान के 4 शब्द सुन लेंगे वो सतयुग में जाएंगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे डराते थे। आप में फिर बाद में बुरे सोल प्रवेश करके आप में ज्ञान सुनने की कोशिश करेंगे, तब आप कितना परेशान होंगे, आप ये देखना। तो फिर आपने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए? जब बेटी वहां दिल्ली पहुंच गई, उसने मैंने लोकेशन शेयर करने की बात की, तो लोकेशन उसने अपने कॉलेज का गूगल मैप से निकाल के शेयर किया, जो मुझे क्लियर हो गया था कि वो वहां का लोकेशन नहीं है, और वो मतलब अपना करंट लोकेशन शेयर नहीं कर रही है, मैप से निकाल के दे रही है। फिर मैंने उससे बात की, और मुझे लगा कि वो किसी से मिलने गई है और आ जाएगी, तब मैं उससे आराम से बात करूंगी कि वो आखिर कर क्या रही है, उसे समझाऊंगी अच्छे से करके। लेकिन अगले दिन सुबह मुझे मेल आता है 5 बजे की मैं अपनी मर्जी से, अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, मैं ज्ञान को फॉलो करना चाहती हूँ। मैं आपको बता के आती तो आप मुझे आने नहीं देते, इसलिए मुझे आपको बताए बिना आना पड़ा। और अब आप हॉस्टल से मेरा सामान ले आना करके। वो मेल मैंने तुरंत सुबह देखा तो था ऊपर से, लेकिन खोला नहीं था क्योंकि मुझे स्कूल जाना था, अपना काम करना था। फिर जब स्कूल में मैं फ्री हुई तब मैंने लगभग 11:30 बजे के आसपास खोल के देखा, तो मैंने 3-4 बार मेल को पढ़ा कि ये आखिर बोलना क्या चाह रही है।
उसमें एक लाइन जो आप हॉस्टल से मेरा सामान ले आना करके जो लिखा था, उसमें मुझे क्लियर हुआ कि ये पूरी तरह छोड़ के चली गई और वापस नहीं आना चाहती है। तो फिर मैंने स्कूल से कुछ बहाना बना के छुट्टी लेके मैं घर पहुंची। घर पहुंच के मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि मैं बता के आती तो आप नहीं आने देते। मुझे नहीं पता था कि ये पूरा प्लान्ड तरीके से पुलिस स्टेशन में लेटर्स वगैरह लिखवा के गए। फिर कुछ देर बाद मेरे ओनर के पास एक लेटर आता है जो उसने ही लिखा है, बेटी ने लिखा है अ, अ, वहां पर कोयम्बतूर के एसआई को, जो उसने गलत जगह पर मतलब एड्रेस टू एड्रेस की जगह फ्रॉम एड्रेस लिख दिया था, तो वो घर पर ही पहुंच गया था। फिर खोल के देखा तो मतलब मेरे पैरों तली जमीन, मतलब जैसे कुछ है ही नहीं, एकदम दंग रहेगी कि ये लिखा क्या है इसमें। होश ही उड़ गए मेरे। उसने लिखा है कि मुझे मेरी माँ से प्रोटेक्शन चाहिए, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मैं इसी ज्ञान में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मुझे माँ से प्रोटेक्शन दिलवाओ करके। ये शब्द मेरी बेटी को इतनी अच्छी इंग्लिश वो अपने हिसाब से ड्राफ्ट करके लिख नहीं सकती। ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये कर कौन रहा है, और बिल्कुल मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये वकील करवा रहा होगा, क्योंकि उसका तो इतना रोल मुझे दिखता नहीं था। कि हमेशा वो कभी भी बातें करते थे तो छुप के करते थे, या उसका नाम भी गलत नाम से सर के नाम से सेव कर रखा हुआ है। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन करवा रहा है ये, मेरी बहनें तो ऐसा करवा नहीं सकती। तो फिर मैंने बात की उससे। फिर थोड़ी देर मैंने कहा, मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि तो अगर सही तरीके सीधे तरीके से आ नहीं जाएगी, तो मुझसे बात नहीं करेगी ढंग से, तो फिर मैं मौसी और मौसा जी को लेके आती हूँ और फिर तेरे को वापस घर ले आऊंगी करके। फिर बात करके उसने रख दिया और मैं बेचैन थी कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि उसका लैपटॉप, पुराना लैपटॉप जो घर पर था, उसमें उसका गूगल लॉगिन है, तो देखो तो सही कि कुछ उसमें कुछ क्लू मिलता है क्या करके। फिर मैंने लैपटॉप खोला तो उसका गूगल अकाउंट खुला था उसमें। उसमें जस्ट मेरे बात करने आधी रात को मैंने खोला था, मतलब शाम तक मैं परेशान रही, फिर आधी रात को नींद भी नहीं आ रही थी तो मैंने खोल के देखा। तो उसके जस्ट मेरे बात करने के 3-4 घंटे बाद एक मेल गया था साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी को, कि मैंने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया, मैं 18 साल क्रॉस कर चुकी हूँ और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और जब मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो मेरी माँ ने मुझे धमकी दी वापस घर लाने की, तो मुझे मेरी माँ से प्रोटेक्शन खतरा है, तो प्रोटेक्शन दिलवाया जाएगा। तो चीजें सारी सर पर से जा रही थी कि कहीं से समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर 2 दिन बाद मैं पहुंची दिल्ली, आधी रात को पहुंची, तो फिर उन्होंने मिलवाया नहीं मुझे, ये बोला कि वो आश्रम के रूल्स हैं तो आप अभी नहीं मिल सकती। फिर रात भर मैं इंतजार की। रात को 2 बजे पहुंची थी, सुबह 7 बजे मिलवाने की बात थी, तो 7 बजे बेटी के सामने जाके बैठी मैं। इतने ताले, मतलब हर जगह ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर मुझे रहने दिया गया था, फिर ऊपर सेकंड फ्लोर पर ले जाया गया, हर जगह ताले 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 ताले, फिर लगे हुए थे। फिर मैं अंदर पहुंची बेटी के पास तो एकदम मतलब डर नहीं, कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक चेहरा, देखो तो कुछ इमोशन ही नहीं है, एक रोबोट की तरह आके मेरे सामने बैठ गई। मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, कैसे आ गई तो यहाँ पर, मतलब कुछ बात हो गई क्या, कुछ मेरे से नाराजगी हो गई, कुछ भी नहीं, बस मुझे ये ज्ञान फॉलो करना था, मैं इसमें आ गई हूँ और आप सिर्फ इस जन्म की माँ हो और मुझे हर जन्म का पुरुषार्थ करना है, इसलिए आ गई हूँ। और आपके साथ मेरा हिसाब किताब इतना ही था, अब वो खत्म हो गया है। मैं उसके सामने रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, हाथ ना छूने दे रही है, ना गले लगाने दे रही है, मतलब मेरे रोने करने का कुछ भी असर नहीं हो रहा है उस पर। बस एक पुतले की तरह बैठ के बात कर रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और आपके साथ हिसाब किताब खत्म हो गया मेरा। ये लोग कुछ ड्रग्स भी देते होंगे, तो इसका मुझे अंदाजा तो नहीं है, मैं एक गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकती, लेकिन जितना मैंने उसके चैट में देखा है, बेटी मेरे पास रहती थी तब अमूल कोंकणे के चैट में मुझे दिखा कि उसने एक टैबलेट उसको सजेस्ट किया, जो कि ड्रग है पूरी तरह, मतलब 100% ड्रग है। उस टैबलेट का नाम अगर कहीं भी लिया जाए तो डॉक्टर्स भी उसको सजेस्ट नहीं करते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई मेडिकल स्टोर वाले भी उसको देते नहीं है। तो जब बेटी मेरे पास थी तो उसने वो दवाई सजेस्ट की लेने के लिए, जो ब्रेन वॉशिंग के लिए तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो पूरी तरह दिमाग को सोच मतलब खाली कर देता है, जैसे सामने वाला बोलेगा वैसे वो हाँ भरने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब मेरे पास थी तो वो उसने ये दवाई सजेस्ट की, तो अब बेटी उनके कंट्रोल में है, तो पता नहीं उसको क्या क्या दवाइयां दी जा रही है। और मेरी बेटी चाहते हुए भी शायद वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो दवाई देने के बाद उनको सिखाया जाता है कि तुम इन बातों के अलावा कुछ नहीं सुनना। क्योंकि अमोल कोंकणे की कुछ पुरानी बातें ऐसी है जो वहां पर उनकी संस्था में जो सुसाइड केसेस हुए हैं, उस केस को वो कवर करने की बात कर रहा है, किसी से रिकॉर्डिंग है।
वो रिकॉर्डिंग मैंने एक बार अपनी बेटी को सुनाने की कोशिश की और वो ऐसे कान बंद करके बैठ गई पूरी तरह। तो उसको ये सिखाया गया है कि तुम इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना। तो कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं मेरी बेटी को के दिमाग को, मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही। आखिर ये मामला अदालत तक कैसे पहुंचा? ये हम इस कारण पूछ रहे हैं क्योंकि इन लोगों के मुंह से ये नकाब उतारा जा सके। उसके तुरंत बाद मैं वहां से निकली, मैंने अपने किसी फ्रेंड से बात की थी जो दिल्ली में रहती है। फिर कुछ उनके कॉन्टेक्ट्स थे, तो उन्होंने कहा कि आप डीसीपी ऑफिस जाइए, वहां पर बताइए सारी बात। तो फिर मैं वहां से डीसीपी ऑफिस पहुंची। डीसीपी ऑफिस में कुछ वहां के जो हेड कांस्टेबल्स थे उन्होंने सारी मेरी बात सुनी। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप सीधा यहाँ नहीं, आप जिस एरिया में आपकी बेटी है वहां के पुलिस स्टेशन में पहुंचिए। तो फिर मैं वहां के पालम पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर मैंने कंप्लेंट लिख के दिया। फिर तब मेरे कुछ कुछ चीजें मेरे दिमाग में क्लियर हो रही थी कि ये जो संस्था है ये वीरेंद्र देव दीक्षित की संस्था है और ये सच में ब्रेन वॉश करते हैं और ऐसे ही मेरी बेटी को फंसाया गया है करके। फिर मैंने कंप्लेंट लिखा पुलिस स्टेशन में कि ये मेरी बेटी 18 साल की हो गई हूँ करके आई है, लेकिन ये जिस संस्था में गई है वो संस्था पहले से बदनाम है। वहां के जो फाउंडर है वो अभी भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी है। तो मेरी बेटी सेफ जगह नहीं है, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए और मेरी बेटी को सेफली मेरे पास पहुंचाइए करके। लगभग हफ्ता भर मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही, वहां कोई सुना नहीं मेरी बात। फिर एक हफ्ते तक मैं वहां बैठे बहुत रिक्वेस्ट करते करते, वहां एक लेडी एसआई मेरे साथ चली थी कुछ कांस्टेबल्स को साथ में लेके। तो गेट उन्होंने खोला ही नहीं, पहले तो बहुत देर तक 15-20 मिनट तक गेट नहीं खोला। फिर अंदर घुसे तो एसआई को भी वो अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, चिल्लाना करना। फिर जबरदस्ती एसआई अंदर घुस गई, सेकंड फ्लोर तक पहुंची और जैसे वो अंदर घुसी मुझे बाहर ही मतलब मुझे अंदर नहीं जाने दिए थे। फिर वो अंदर जाके मेरी बेटी को बाहर लेके आई, बैठा के बात किया, समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आपकी माता जी को ये पसंद नहीं है और आप करना चाहती हैं तो पहले माता जी को समझा के आती, या फिर वहां आसपास में जो सेंटर है आप वहां रुक जाती ताकि आपकी माँ वहां मिल लेती है आपसे। इतनी दूर माँ कैसे आ पाएगी, आपके बिना कैसे रह पाएगी, ये चीजें वो समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये सारी जितने भी उनके फॉलोअर हैं, लोग हैं, अमूल कोफने के जितने भी टीम के मेंबर हैं, सब लोग उनको घेर लिए थे और उन पर चिल्लाने लगे कि आपका काम काउंसलिंग करना नहीं है, आपका काम स्टेटमेंट लेना है। लड़की अपनी मर्जी से आई है, वो स्टेटमेंट दे रही है, आप इसका स्टेटमेंट लो और निकलो यहाँ से। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इसको काउंसलिंग करो। तो फिर वो सारी लेडीज फिर बेटी के चारों ओर घेर के उससे स्टेटमेंट लिखवा दिया, जो जो लिखवाना था। अब उसको याद तो नहीं थे, उसके खुद के शब्द तो वो थे नहीं। तो जैसे जैसे गाइड किया जा रहा था उसको, उसने अपना स्टेटमेंट लिख दिया कि मैं अपनी मर्जी से आई आई हूँ और अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ और मुझे मेरी माँ से प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी माँ झूठे आरोप लगा रही है संस्था पर करके। तो फिर मजबूरन वहां ऐसा ही वहां से निकल गई। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिनों तक वो समझने की कोशिश की कि हुआ क्या है। फिर मुझे समझ में आया कि जो सिम, याद आया कि जो सिम मेरी बेटी यूज कर रही है वो मेरे फादर के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो फोन लेके गई थी, लैपटॉप लेके गई थी, वो उसने वहां पर डिपॉजिट कर दिया था। अपना फोन बंद कर दिया था, वो फोन भी यूज नहीं कर रही थी। फिर मैंने नया सिम निकाला, फिर व्हाट्सएप चैट्स रिस्टोर किया। तो उसमें समझ में आया कि कैसे कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया। उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली। मतलब 2-3 दिन तक तो मेरा दिमाग एकदम जैसे कोई हथौड़े से मेरे दिमाग पर मार रहा है, ऐसी चीजें वहां देखने मिली कि बहुत दंग रह गई कि ये चीजें मेरे, मैं कैसे इस पर ध्यान नहीं दे पाई। जब भी मैं उसका फोन खंगालती थी उसमें कुछ भी नहीं दिखता था, लेकिन लॉक चैट सारे खुल गए। अब समझ में आ रहा है कि ये एके सर जो है वो उसके कॉलेज के प्रोफेसर या कोई टीचर नहीं है, ये अमोल कोंकने हैं करके तब समझ में आया। उसमें चैट से एक खोल के देखा जाए तो ऐसी बातें हैं जो मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी बेटी कितनी परेशान हो रही थी इनकी वजह से, कितना उनके कंट्रोल में धीरे धीरे जाते जा रही थी। जैसे कुछ दिन तारीफ किए, बहुत तारीफ कर करके एकदम से बात करना बंद कर दिए। फिर मेरी बेटी परेशान हो जाती थी कि भाई जी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे से कुछ गलती हो गई क्या। तो फिर 2 दिन बात न करके फिर उससे थोड़ी सी बात करना, फिर उसको काम देना, फिर इतना काम दे देना कि वो मजबूर हो जाती थी कि वो काम पूरा करके देगी तब जाके भाई जी बात करेंगे। जैसे जैसे बोला जा रहा था वो वैसे वैसे करती जा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में इस आदमी की एक छवि बनी हुई थी कि ये अष्टदेव है, ये जो बोलेगा सही बोलेगा,
माँ को इतना ज्ञान नहीं है, तो माँ जो बोल रही है वो गलत है, ये वो जो बोल रहा है वो सही है। तो जैसे जैसे वो गाइड करते जा रहा था, वैसे वैसे बेटी करते जा रही थी। कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग जो पहली बार मेरी बेटी ने उससे बात की, उसमें पहली बार में ही उसने कहा कि तुम मतलब युक्ति से काम करना, तुम अपनी पढ़ाई, ये जो डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई होती है, ये कोई काम की पढ़ाई नहीं है। अभी दुनिया का अंत समय चल रहा है, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का समय चल रहा है, तो तुमको भगवान के रास्ते पर आना है। तो तुम कुछ हटके करोगे और बहुत आगे जाओगे, तुमको बहुत ऊंचा पद मिलेगा। और बाबा के मूल्यों में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो तुमको समझने होंगे। और बहुत तुमको फास्ट आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम लेट आई हो, तो तुमको बहुत सारा नॉलेज कवर करना है। ये ऐसी ऐसी बातें थी, और कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी थी जिसमें बहुत भद्दी बातें भी थी। तो वो सारी चीजें देख के मैं इतनी भयंकर डर गई कि कहाँ मेरी बेटी पहुंची है और कैसे माहौल में वो है, और कितना वो मुझसे दूर जा रही है धीरे धीरे। तो मैंने सोचा कि ये चीजें मैं अगर कोर्ट में दूंगी, तो तुरंत ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और मेरी बेटी मेरे हाथ में आ जाएगी, और ये सबसे बड़ी भूल थी मेरी। मैंने तुरंत ही केस किया, जैसे ही सारी चीजें मुझे समझ में आई, तो मैंने केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में। रिट पिटिशन डाला। और शुरुआत में तो थोड़ा सा जोर शोर से चला था कि वो, पहले तो उसको लग रहा था कि मैं उसको जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगी, तो 2-3 बार वो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहां पहुंच रही थी। मैं उसको देख भी नहीं पा रही थी, मैं मतलब मैं उसको देखने के लिए सामने भी खड़ी हूँ, वही मतलब एक जिंदा लाश की तरह वो खड़ी है, कोई इमोशन नहीं है। मैं देखने की भी कोशिश कर रही हूँ, तो जो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ थी वो लेडी कांस्टेबल, वो भी बोल रही थी कि मैम हम आपकी बात समझ रहे हैं, आप एक माँ की जगह हो, लेकिन हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, आप ड्यूटी करने दो हमको, आप यहाँ खड़े मत रहो, दूसरी जगह जाके बैठ जाओ। तो वैसे 2-3 बार वो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आई। फिर कोर्ट चीफ जस्टिस के पास गया केस, तो चीफ जस्टिस ने वहां डीसीपी और एसडीएम को ऑर्डर किया कि वहां इंस्पेक्शन करके आओ। लेकिन इंस्पेक्शन करे तो किस चीज का करे, उस जगह पर जाके देखो तो वो सारी दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, वहां एकदम साफ सुथरा दिखता है। लेकिन जब दिमाग ही करेक्ट है, दिमाग को ही पूरा उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, तो वहां बाहर देखने से कुछ दिखेगा नहीं। और लड़कियां सब जो जितनी भी हैं, वो सब उन सब ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पर। खत्म। वो डीसीपी भी आ गए, एसडीएम भी आ गए वापस, की हमने ये रिपोर्ट दी है, वहां कोई जेंट्स आते नहीं है, जबकि मेरे पास सारे सबूत हैं कि वो आदमी वहां उनके बीच में बैठ के फिल्मी गाने भी गा रहे हैं, कोर्ट यूनिफॉर्म में भी बैठा है, और कुछ अलग कपड़ों में भी बैठा है, जैसे घर में बैठते हैं उस तरीके से। लेकिन जब केस शुरू हुआ, उसने अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेट लिया, और ये बोल दिया गया है कि वहां पर सिर्फ लड़कियां रहती हैं और कोई आता जाता नहीं है। तो जिसका कोई, अब पुलिस वाले वहां देखने भी जाएंगे तो वहां वो आदमी दिखेगा भी नहीं, उसका कोई मतलब रहता है करके कोई सबूत भी नहीं दिखेगा। तो वो लोग उसी बात पर टिके हैं कि हम यहाँ सिर्फ कन्या माताएं रहते हैं, हम भगवान का ज्ञान सुनते हैं, हमारे पास लैपटॉप है, फोन है, हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, और हमको पूरी छूट है, यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है। तो सबने स्टेटमेंट दे दिया, और उसी के आगे फिर जज भी समझ रहे थे कि यहाँ पर ये ब्रेन वॉशिंग का ही खेल है, तो उन्होंने अपने चैम्बर में बुला के बेटी से बात की, पूछा उससे कि क्यों तुम घर छोड़ के आई हो, माँ तुमको परेशान करती थी क्या, मतलब कुछ भी जो मेरे खिलाफ वो बोल सकती थी। तो उसने पहली बात, मतलब घर छोड़ने से पहले की बातों को तो सारी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मेरे खिलाफ रहे वो, सब कुछ उसने सही सही बताया कि माँ ने बहुत स्ट्रगल करके मुझे पाला है, लेकिन अब जाके मुझे अपना रास्ता चुनना है, भगवान का रास्ता चुनना है, जो मेरी माँ जिसके खिलाफ है, इसलिए मैं घर छोड़ के आई हूँ। बाकी मुझे माँ से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई, मैं माँ के खिलाफ नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम माँ से मिलना क्यों नहीं चाहती, बात क्यों नहीं करना चाहती, तो फिर उसको मनाया उन्होंने कि तुम मिलो अपनी माँ से करके, जबकि वो कोर्ट में जज के सामने 2 मिनट भी बात करने को तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि ये लोग साथ में खड़े रहते थे, उसको बार बार सिखाते रहते थे कि तुम ऐसे बोलो, तुम बोलो कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तुम बोलो कि तुम मेजर हो, तुम अपनी मर्जी का डिसीजन ले सकती हो। लेकिन जब चैम्बर में उससे बुलवाया गया, पूछा गया उससे, तो उसको मानना पड़ा कि हाँ मैं मिल लूंगी अपनी माँ से, लेकिन ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट में मिली। तो फिर उन्होंने मना की, एक 45 मिनट मिलने का एक टाइम फिक्स किया, फिर ऑर्डर दे दिया कि आप रोज अपनी बेटी से 45 मिनट तक मिल सकती हैं, और उसमें तीसरा मेंबर कोई होना नहीं चाहिए करके। और बेटी मुझे छूने भी नहीं दे रही थी, बोलती है कि मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, मेरे वाइब्रेशन अच्छे हैं, और आपके नेगेटिव वाइब्रेशन, आप मुझे छुओगे तो वो सारे मुझ पर हावी हो जाएंगे, इसलिए आप मुझे छूना नहीं। जो मुझसे चिपक के सोती थी, हाथ पकड़ के सोती थी, वो आज ये बोल रही है कि आप मुझे छूना नहीं, आपके सारे नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे पर हावी हो जाएंगे। सरिता जी, क्या इस मामले में पुलिस व अन्य सरकारी संस्थाओं से आपको सहयोग मिला, या बाबा के डर से कोई सामने ही नहीं आया? ये आदमी वकील है, इसलिए इसने सारे लीगल लूप होल्स जो होते हैं कि 18 साल की होने के बाद माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, ये एक पॉइंट हो गया। और जैसे
आर्टिकल 25 के हिसाब से राइट टू रिलीजन है, तो उसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। हम अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने धर्म को, हम अपनी मान्यताओं को फॉलो कर रहे हैं। तो इन दो बातों को लेके ये सारा खेल खेलते आ रहा है शुरू से। जैसे जब ये वीरेंद्र देव दीक्षित का वकील था, तब भी इसने वही किया। जितने भी पेरेंट्स वहां परेशान थे, जितने भी पेरेंट्स ने केस किया कि उनकी बेटियां घर छोड़ के गई है, उन केसेस में क्या क्या वो आरोप लगा सकते हैं उस चीज का। जब 2018 में केसेस हुए थे वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ, तो जब रेड हुआ था वहां से बहुत सारी माइनर लड़कियों को निकाला गया था। तो इन लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई कि माइनर लड़कियों को रखना नुकसानदायक हो सकता है इनके लिए। तो बेटी जब 16 साल की थी, तब से इसने ब्रेन वॉशिंग का काम शुरू किया, और 18 साल की होने के पहले ही उसको तैयार कर दिया था। और हर दिन चेक करता था कि ये आने के लिए तैयार है या फिर इसका माइंड चेंज हो रहा है। तो इससे पूछता रहता था कि तुम मतलब कब आ रही हो दिल्ली, कब आ रही हो मेरे पास। तो बेटी तैयार रहती थी कि भाई जी आप बताइए कब आना है मुझे। तो हर दिन चेक करता रहता था। और जैसे ही 18 साल की हुई, उसको पता है कि अगले दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरीके से किया। अब मैं डीसीपी के पास पहुंची हूँ, बहुत घंटों तक वेट करके 2 मिनट अंदर गई हूँ डीसीपी के ऑफिस में। सीधा उनका एक ही सवाल था कि आपकी बेटी कितने साल की है। मैंने कहा बस 18 साल की हुई है। तो 18 साल की हो गई, वो अपनी मर्जी से आई है, हम कुछ नहीं कर सकते। सीधा उनका यही जवाब। और मतलब बैठ भी नहीं पा रही हूँ, बैठ के बात भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या बात है, कैसे उसका ब्रेन वॉश हुआ है, कुछ भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बस उनका यही था कि 18 साल की अगर आज भी हुई है तो वो अपनी मर्जी की मालिक है, वो जो करना चाहे कर सकते हैं, और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो कल तक जिस लड़की के दिमाग में ये सारी चीजें नहीं थी, कल तक वो माइनर थी और वो अपनी मर्जी का नहीं कर सकती, और एक दिन में वो अपनी मर्जी का करने लगी। ये इस बात का कुछ भी वैल्यू नहीं रखता है कि वो कितना दुनिया देखी है, कितना बाहर निकली है, कितना दुनियादारी समझी। ये चीजें कुछ मायने ही नहीं रख रही है किसी के लिए। तो मैं जहां भी आपने गई हूँ, एनएचआरसी में, एनसीडब्ल्यू में, कुछ मिनिस्टर्स के पास गई हूँ, वहां से एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन आया है, पुलिस स्टेशन से इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। वहां पर तो बेटी ये स्टेटमेंट लिख के देती है कि मैं मेजर हूँ और मेरी माँ झूठे आरोप लगा रही है, मैं कोई किडनैप नहीं हुई हूँ, मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, और बात खत्म। तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये सारे जो एक जो रिजिड रूल्स बने हुए हैं समाज में, उन रूल्स को अगर फॉलो किया जाए तो ये छोटी छोटी चीजें, इमोशनल चीजें, कैसे ब्रेन वॉशिंग के लिए तो हमारी सरकार में या फिर कहीं भी कोई रूल्स ही नहीं बने हैं कि ब्रेन वॉशिंग का भी कोई रूल होता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या मैं उनको समझाती, कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं। फिर कुछ उनके ही वीडियोस देखते देखते समझ में आया कि ये हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहा है, अपने आप को भगवान घोषित करने के लिए। जो असली देवी देवता हैं उनके खिलाफ बोल रहा है, गंदी गंदी बातें बोल रहा है। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग फिर मैंने कुछ हिंदू संगठनों को अप्रोच किया, तो फिर उन्होंने उस बात का मुद्दा बनाया कि पुलिस स्टेशन वो पहुंचे, कंप्लेंट की कि ये आदमी हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहा है और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फिर उस पर भी इन्वेस्टिगेशन टीम गई, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करके आ गई कि वहां कुछ हमको मिला नहीं, सब लड़कियां अपनी मर्जी से रह रही हैं, बहुत सात्विक माहौल है, कुछ भी गलत हमको समझ में नहीं आया। तो हर जगह से मैं हताशी हुई हूँ, और बेटी को मिलने का मुझे परमिशन मिला है कोर्ट से। 2 साल से ज्यादा हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। और मतलब तरस गई मैं अपनी बेटी को देखने के लिए। यदि आज आपकी बेटी आपको देख रही हो तो आप उससे क्या कहना चाहेंगी? मैंने बेटी तक अपनी बात पहुंचाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन सुनना ही नहीं चाहती। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है कि अपनी जो भी कहानी है, बेटी को कैसे मैंने पाला, उसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद कैसे इन लोगों ने अपने कंट्रोल में किया, इसकी एक किताब लिखी है। आज अगर बेटी ये देख रही है वीडियो, तो मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी जान है, और मैं उसी के लिए जी रही हूँ। बस वो मुझे एक मौका देके देखे। मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि जो सब कुछ दिखता है, जो सच्चा दिखता है, वो सच्चा होता नहीं है। बस वो मुझे एक मौका देके देखे कि मैं उस तक उसको क्या दिखाना चाहती हूँ। कितने लोग परेशान, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, 30-35 साल पूरी जिंदगी इसमें बिता के उन्होंने समझा है कि ये ज्ञान असली ज्ञान नहीं है, यहाँ भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ सिर्फ शोषण होता है। तो मैं उसको ये चीजें दिखाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं उसको बांध के रखूं कहीं भी। वो मेरी बेटी है, मैं चाहती हूँ कि वो दुनिया देखे, वो सारी चीजें समझे, अपनी लाइफ मजे से जिए। मैं भी उसके साथ मजे से जीना चाहती हूँ। हम दोनों ही नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हम सबके साथ जीना चाहते हैं, ना कि तालों में बंद रह के। तो उसको यही बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करें,
एक बार मुझे मौका दे कि मैं उसको सच्चाई दिखा सकूं, फिर उसके बाद उसकी जिंदगी उसकी मैं दखलंदाजी नहीं करूंगी। और मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो वो मेरी जान है और मैं उसी के लिए जी रही हूँ। सरिता जी, जो आप झेल रही है वो आप बेहतर समझ सकती है। हम बस आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले अमोल कोंकणे हो या ये ब्रह्म कुमारी वाले हो, इनसे सवाल जरूर कर सकते हैं कि क्यों ये लोग पिछले 9 दशक से बार बार दुनिया खत्म हो जाएगी वाला ढोंग रचते हैं, और क्यों इस फंडे से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। या बाबा है, भगवान है, सब उनकी कैद में रह रही लड़की देवी बन जाएगी, यानी ये सब वैचारिक स्मेक है जिसे बेच कर ये परिवार से बेटियों को जुदा कर रहे हैं। आखिर क्यों अपने पास ये भीड़ बढ़ा रहे हैं, उस भीड़ से करना क्या चाहते हैं, आखिर इन मासूम बच्चियों का ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हैं। अभी तक कितनी लड़कियां पिछले 90 साल में इनकी देवियां बन गई, जो आप पिछले 9 दशक से चूर्ण बेच रहे हो। क्यों लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे हो। और निवेदन मेरा दर्शकों से भी है, आप सभी से भी है कि इस तरह के झांसे में मत आए, खुद को वैचारिक रखे। अगर आपको अंधेरे से कोई डरा रहा है तो समझ लो वो अपनी टॉर्च बेच रहा है। बाकी आप इस माँ की आवाज़ शेयर जरूर करें ताकि कल कोई दूसरी माँ ऐसे बैठकर अपना दर्द बयान ना कर रही हो।